हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 80 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। 81 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में हम सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में आप मेरी रैंक देख सकते हैं। ये मेरा रोल नंबर था और एसएससी जेई 2022 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है और ये मेरे गेट के स्कोर हैं। ये सब शो करने का पर्पज़ इतना है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो सफिशिएंट है इन एग्ज़ाम के लिए, और इन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो रियल गाइडलाइंस होती है मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब अपना हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर इज हार्मफुल फॉर द रीइंफोर्स कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है और आरसीसी होती है उसके लिए कौन सा जो एडमिक्सचर है वो हार्मफुल है। तो दोस्तों जो कैल्शियम क्लोराइड है वो आरसीसी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो करोजन करवा सकता है। जो हम स्टील यूज करते हैं यानी कि उसके अंदर जंग लग जाएगी। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए तो करोजन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जनरली इस चीज़ को हम पढ़ते नहीं हैं। तो फैक्चुअल बेसिक टाइप क्वेश्चन था ये, हो सकता है ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ना कर पाओ अगर आपने पहले इस चीज़ को नहीं पढ़ा हो तो। लेकिन नेक्स्ट पेपर के लिए आपको याद रखना, कैल्शियम क्लोराइड जो एक्सेलरेटर होता है वो आरसीसी के लिए हार्मफुल होता है। 82 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल मे नॉट बी गिव एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द प्लेन ड्रॉन ऑन ए पेपर ड्यू टू द श्रिंकेज आफ्टर फ्यू ईयर। तो ऐसा कौन सा स्केल है जो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देगा, श्रिंकेज हो जाएगी तो दोस्तों वो होता है इंजीनियर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इंजीनियर स्केल क्या होता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ हो। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, 1:10 की पावर 5, इस टाइप से कहीं लिखा हुआ हो। तो ये होते हैं इंजीनियर और रिप्रेजेंटेटिव स्केल। अगर जो हमारी ड्राइंग है वो श्रिंक हो जाती है, मान लो पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन थी, अब ये श्रिंक हो गया 4 सेंटीमीटर की हो गई। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। शुरू में ये कितना था, 5 × 10 50 किलोमीटर को दिखा रहा है ये वाला मैप। लेकिन श्रिंक होने के कारण अब ये नया मैप कितना दिखा रहा है, ये केवल 40 किलोमीटर दिखाएगा। तो ये चीज़ तो हमारी गलत हो गई ना। तो ऐसा कौन सा स्केल है जो सही रिजल्ट दिखाएगा, सही रिजल्ट दिखाता है ग्राफिकल स्केल। जो ग्राफिकल स्केल होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दिखाएगा, भले ही श्रिंकेज हो जाए या कुछ हो जाए उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, प्रीवियस ईयर और इजीली जो हम पढ़ते हैं उसका ही क्वेश्चन था। 83 नंबर क्वेश्चन, रैंकाइन थ्योरी कंसिडर द स्ट्रेसेस इन द सोयल मास व्हेन इट रीचेज इन द स्टेट ऑफ। तो जो रैंकाइन थ्योरी होती है वो सोयल के अंदर कौन से स्ट्रेसेस को कंसिडर करती है, जब सोयल कौन से स्टेट में पहुंच जाए, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। और जो हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं, इस थ्योरी का नाम ही खुद है रैंकाइन थ्योरी ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। और ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। जैसे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं आपको दिखाता हूँ। ये 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकाइन थ्योरी ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। तो रैंकाइन थ्योरी के क्या क्या एजम्पशन होते हैं, और नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी कंसीडर द स्ट्रेसेस इन द सोयल मास व्हेन इट अटेन द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, रैंकाइन थ्योरी कंसीडर द स्ट्रेसेस इन द सोयल मास व्हेन इट रीचेज इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन टू लाइन भी वही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और पूरे सॉल्यूशन के साथ करने हैं। और रैंकाइन थ्योरी के जो एजम्पशन होते हैं वो भी आप देख सकते हो। सेमी इनफाइनाइट है, होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, प्लास्टिक कंडीशन में रहेगी, बैकफिल हॉरिजॉन्टल है, वॉल वर्टिकल एंड स्मूथ है, रप्चर सरफेस ये प्लेनर सरफेस। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तो रैंकाइन के अंदर क्या है, सोयल प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है। आपको पता है स्टार्टिंग में तो इलास्टिक वो बिहेवियर होता है किसी भी मटेरियल का, और जब बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है तो वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। तो इसका मतलब क्या है, रैंकाइन ने जो भी सोयल का प्रेशर वगैरह कंसिडर करा होगा वो बहुत ज़्यादा कंसिडर करके चल पड़ा है, लेकिन एक्चुअल में उतना ज़्यादा होता नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने फ्यूचर में आ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें भी फिर रैंकाइन का ही क्वेश्चन है। तो रैंकाइन के तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। जो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये सॉल्यूशन के अंदर देखिए इन्होंने जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी ओवर एस्टिमेट द एक्टिव अर्थ प्रेशर।
तो उसने पैसिव इक्विलिब्रियम को वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को कंसिडर करा। तो प्लास्टिक का मतलब क्या है, हम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मान के चल रहे हैं। तो उसने क्या कर लिया, ओवर एस्टिमेट कर लिया एक्टिव अर्थ प्रेशर को, लेकिन अंडर एस्टिमेट करके चल रहा है वो पैसिव अर्थ प्रेशर को। और ये वाली चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं, ऑन कॉम्पैक्टिंग द सोइल एक्टिव अर्थ प्रेशर डिक्रीज एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंक्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूचर में आपके किसी भी एग्जाम में ये पॉइंट आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इजीली सोल्व कर सकते थे। 84 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो हार्डनिंग, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक इन दी ओपीसी सीमेंट। तो 4 कंपाउंड होते हैं, आपको अच्छे से पता है, C3A, C4AF, C3S एंड C2S। जो बेस्ट होते हैं ये 2 होते हैं, और जो हीट को प्रोड्यूस करने वाले ये 2 होते हैं। और इनके अंदर भी आपको पता है जो इनिशियल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करता है C3S, और जो लेटर स्टेज में यानी कि 1 साल बाद वो प्रोवाइड करेगा C2S। और C2S लेटर स्टेज के अंदर स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, और धीरे धीरे ये रिएक्शन करेगा स्लो हार्डनिंग, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक। और केमिकल अटैक से भी हमारी सीमेंट को बचाएगा। तो वो कौन सा होता है, C2S होता है। तो इस क्वेश्चन को तो प्रीवियस ईयर का ही था, और एक्सप्लेन करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है जो हम सीमेंट को पढ़ते हैं। बाकी ये 4 कंपाउंड होते हैं, बोगस कंपाउंड इनको हम बोलते हैं। हर साल कई क्वेश्चन बनते हैं इसी वाले पार्ट से कि सबसे ज़्यादा हीट किसकी होगी, कौन सा बेस्ट है, कौन सा इनिशियल सेटिंग को दे रहा है, कौन सा लेटर स्टेज में वो उसको प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेंथ को। 85 नंबर क्वेश्चन, द मेंटल लेयर एग्जिस्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट टू द डेप्थ ऑफ अबाउट। तो जो मेंटल लेयर होती है वो बेस ऑफ क्रस्ट लेयर से कितने डेप्थ तक एग्जिस्ट करती है, तो 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ पे वो एग्जिस्ट करेगी। जो दोस्तों अर्थ का स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। सबसे अंदर तो होता है कोर, जो आपको पीले पीले रंग का इसके अंदर दिख रहा है। फिर जो सेकंड नंबर पे है लाइट, वो डार्क येलो के अंदर वो है आउटर कोर, और फिर डार्क रेड के अंदर जो है वो है मेंटल, और बिल्कुल बाहर जो ऑरेंज कलर से का है वो है क्रस्ट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, जो क्रस्ट है इसमें देखिए आप, जो क्रस्ट है उसके बेस से लेके ये मेंटल का जो वो होता है किसकी कितनी थिकनेस तक मेंटल होती है इसके अंदर। तो क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाले जो परत है हमारी, जो लाइन देखिए 2900 किलोमीटर वाले जो मेंटल की लाइन है, ये 2900 किलोमीटर के करीब होती है। और जो आउटर वाला कोर होता है वो 2200 किलोमीटर, इनर का कोर होता है वो 1250 किलोमीटर। सबसे पहले क्या है, इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, और फिर क्रस्ट। तो ये कितना हो गया 1250, ये है 2200, और ये है 2900। ये हमसे यही पूछा हुआ था कि क्रस्ट से लेके इसका जो यहाँ तक है ये 2900, जैसे किसी डायग्राम में आपको ये दिखा रखा है 2900। तो नया क्वेश्चन था, फैक्चुअल बेस था, अगर आता था तो आता था, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं आता था आपको। 86 नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर द स्टैंडिंग क्रॉप इन डैश इन द फील्ड। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन वो है बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन है किस टाइप की स्टैंडिंग क्रॉप्स के लिए, किस टाइप के सोयल के अंदर। लेवल सरफेस में जी नहीं, एलुवियल में जी नहीं, हैवी सोयल विद लो इनफिल्ट्रेशन रेट जी नहीं। वो किसके लिए बेस्ट मेथड है, अनड्यूलेटेड सैंडी सोयल्स के लिए। अनड्यूलेटेड का मतलब है ऐसी ऊपर नीचे वाली, और सैंडी सोयल जिसके अंदर परमिएबिलिटी ज़्यादा हो, उस टाइप की सोयल के लिए स्प्रिंकलर मेथड सबसे बढ़िया है। लेवल सरफेस के लिए कौन सा बढ़िया होता है, लेवल यानी कि समतल ज़मीन है, समतल ज़मीन में तो आप पानी सिंपल ट्यूबवेल वगैरह से या नहर से आप ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं पानी को, और वो अपने आप पूरे खेत के अंदर चला जाएगा। एलुवियल है तो वो वहाँ पे भी नदी वगैरह हो गया एलुवियली सोयल के पास भी। फोर्थ ऑप्शन हैवी सोयल विद लो इनफिल्ट्रेशन रेट, अगर इस सोयल का इनफिल्ट्रेशन रेट यानी कि इस मिट्टी के अंदर ज़्यादा पानी नहीं जाता है
तो भी हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल जैसे पानी प्रोवाइड करेंगे तो भी काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर इसका इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो हमें पानी धीरे धीरे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड हमारा बढ़िया रहेगा। किसके लिए? अनड्यूलेटेड सैंडी सोइल टाइप के अगर हमारा खेत है तो। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको प्रीवियस ईयर में दिखा देता हूँ। ये प्रीवियस ईयर की बुक है, 2016 का क्वेश्चन पढ़िए। ए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सूटेबल व्हेन लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप। तो लैंड ग्रेडियंट स्टीप होता है, यानी कि ढलान बहुत ज़्यादा है, तब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। ये वाली लाइन पढ़िए, दिस सिस्टम इज फ्लेक्सिबल टू सूट अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी एंड हैंस लैंड लेवलिंग इज नॉट नेसेसरी। यानी कि ये स्प्रिंकलर इरिगेशन हम किसके लिए यूज करेंगे? अनड्यूलेटिंग लैंड के लिए, ताकि हमें ज़मीन को समतल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और ये चीज़ भी पढ़िए, यूज फॉर वेरी लाइट सोयल एज डीप परकुलेशन लॉसेज आर अवॉइडेड। यानी कि जो सैंडी सोयल है उस टाइप की सोयल के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। 4-5 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 87 नंबर क्वेश्चन, एज ए प्रिकॉशन इन द कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग सीमेंट कंटेनिंग डैश शुड बी सेलेक्टेड। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के अंदर हम कौन से टाइप के सीमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर किस चीज़ का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उसके अंदर हमें इनिशियल यानी कि जो स्टार्टिंग का ही फेस होता है उसके अंदर सेटिंग जो सीमेंट होती है, क्विक सेटिंग सीमेंट, वो चाहिए होती है। और क्विक सेटिंग सीमेंट हम कैसे बनाएंगे? क्विक सेटिंग सीमेंट के अंदर C3S का कंटेंट ज़्यादा कर देते हैं और C2S का कंटेंट हम कम कर देते हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन में ही है, प्रीवियस ईयर में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। जैसे जो हमारा C2S वाला जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा था उसका सॉल्यूशन तो ये हो गया, 237 नंबर क्वेश्चन सही था वो, डाई कैल्शियम सिलिकेट। और इसके अंदर आप इन सभी का वो देख सकते हो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। C3S ये बेस्ट सीमेंट होती है और वेल बर्न्ड होती है, अर्ली हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए और जल्दी हार्ड हो तो उसके लिए C3S को यूज करते हैं और सबसे बेस्ट होती है। फिर होती है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये धीरे धीरे हाइड्रेट होती है, लॉन्ग टाइम लेती है स्ट्रेंथ के लिए और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी यही प्रोवाइड करती है और रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक प्रोवाइड करती है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, एक आया था हमारा। फिर C3A होता है, ये रैपिडली रिएक्ट करता है वाटर के लिए और फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिप्सम को हम डालते हैं इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, C3A का जो रिएक्शन होता है उसको कम करवाने के लिए। और एक होता है C4AF, तो ये पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, कोल्ड वेदर में पूछा हुआ है, यानी कि ठंडे मौसम में, तो हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए और ऐसी सीमेंट जो थोड़ी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो उसके अंदर हमें C3S का कंटेंट ज़्यादा करना पड़ेगा और C2S का कम। आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो चीज़ वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। 88 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ डैश टाइप ऑफ रॉक इन्वॉल्व बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन एडिशन टू द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और केमिकल प्रोसेस। तो ऐसा कौन सा प्रकार का रॉक है जिसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है? मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होगी। तो आपको पता हमारे 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक किससे होते हैं? ज्वालामुखी से। मेटामॉर्फिक किस वजह से होते हैं? इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक हैं और जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं, हीट और प्रेशर के अंदर उनका स्ट्रक्चर और जो उनका प्रॉपर्टी होती है वे चेंज हो जाती हैं और मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है और वे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वे कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक के अंदर मैकेनिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इन 3 प्रोसेसेस के अंदर एक रॉक फॉर्म होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक होती है वो। दोस्तों जो रॉक वाला चैप्टर होता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। और इग्नियस के इतने टाइप होते हैं, सेडिमेंट्री ग्रेन साइज के हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से सेडिमेंट्री रॉक
जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल ओरिजिन के, केमिकल ओरिजिन के और ऑर्गेनिक ओरिजिन के। और मेटामॉर्फिक रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं? टेक्सचर के हिसाब से, स्ट्रक्चर, डिग्री, मोड, मिनरल और फोलिएशन के हिसाब से 6 टाइप से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। ये आप सेडिमेंट्री रोग की डेफिनेशन भी देख सकते हो कि जो प्री एग्जिस्टिंग रोग हैं जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, वे मैकेनिकल, केमिकल या ऑर्गेनिक एक्टिविटी की वजह से, जैसे हवा आई, पत्थर थोड़ा थोड़ा कटता चला गया, पानी की वजह से पत्थर कट गया, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि पेड़ पौधों की वजह से या किसी जानवर की वजह से जो पुराना पत्थर है हमारा वो थोड़ा थोड़ा टूटता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और प्रेशर के अंदर वो एक नया रॉक फॉर्म हो जाएगा, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और मोड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से 3 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैकेनिकल ओरिजिन, केमिकल ओरिजिन एंड ऑर्गेनिक ओरिजिन। क्वेश्चन में हमसे वही पूछा हुआ था इसने, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, तो सेडिमेंट्री रॉक के टाइप होते हैं ये। 89 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए सीमेंट मोर्टार प्लास्टरिंग ऑफ ए ब्रिक वॉल द रेशियो ऑफ 1:4 कोरस्पोंडेंस टू। तो जो सीमेंट मोर्टार हम बनाते हैं उसके अंदर 1:4 का रेशो लेते हैं। किसी ने कहा भाई 1:4 रेशो की सीमेंट मोर्टार है, तो उसके अंदर 1 क्या है? उसके अंदर 1 हो जाएगा आपका सीमेंट और 4 क्या हो जाएगा आपका सैंड। और क्वेश्चन में हमसे वही चीज़ पूछी है इसने कि 1 क्या है और 4 क्या है, तो 1 इसमें सीमेंट है और 4 इसके अंदर सैंड है। और जैसे आप M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है तो उसके अंदर रेशो क्या होता है? 1:1.5:3। इसके अंदर क्या होगा? ये है सीमेंट, ये होगा आपका फाइन एग्रीगेट और 3 होगा आपका कोर्स एग्रीगेट। और मोर्टार के केस में जैसे आपको बताया, पहला जो होता है वो सीमेंट और दूसरे नंबर वाला सैंड होता है। 90 नंबर क्वेश्चन, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज अबाउट द पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट इज रिक्वायर एज इट इफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट बिकॉज ऑफ। तो जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, उसकी पोरोसिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन की हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए भाई कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा और कितनी इसके अंदर पोरोसिटी है, क्योंकि वो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। वो ठीक बात है, क्यों कर सकता है उसकी ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीज हो सकता है और जो बर्फ़ होती है वो वापस से पिघल सकती है। ठीक बात है बिल्कुल। रिएक्शन विद केमिकली रिएक्टिव फ्लूइड, तो केमिकली रिएक्टिव जो फ्लूइड है उनके साथ वो रिएक्शन कर सकता है। और इंक्रीज दी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, और कंक्रीट की वर्केबिलिटी को भी वो इंक्रीज कर सकता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन में ये कह रहा है जो स्टोन की पोरोसिटी है और जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो हम टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो वर्केबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। और वर्केबिलिटी को इफेक्ट कैसे कर सकता है? मान लो कोई पत्थर है, उस पत्थर के अंदर ये छेद हैं, इनके अंदर पानी इकट्ठा हो गया और पानी जम गया, मान लो कल को 0 डिग्री से कम तापमान हो गया, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और जब ये पिघलेगा तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो एक बार वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है स्टोन की, एक बार स्टोन की वॉल्यूम कम हो रही है, तो जो कंक्रीट के अंदर बॉन्ड है उस बॉन्ड को वो कमज़ोर कर देगा और हमारी कंक्रीट के अंदर क्रैक आ जाएंगे और इसका बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे ही केमिकली एक्टिव फ्लूइड के साथ ये रिएक्ट कर सकता। मान लो इसके अंदर कोई केमिकली रिएक्टिव फ्लूइड इसके अंदर घुस गया पत्थर के अंदर, तो रिएक्शन कर सकता है। इंक्रीज दी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो हमारा स्टोन है अगर इसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, इसके सरफेस से पानी चिपका हुआ रह गया, इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या होएगा? वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। वर्केबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इसके सरफेस पे पहले से पानी है। और मान लो ये बिल्कुल ड्राई है, तो क्या होगा? जो हमने कंक्रीट बनाने के लिए पानी लिया है उस पानी को तो ये अपने सरफेस के ऊपर कर लेगा और सीमेंट को पानी मिलेगा ही नहीं, तो वर्केबिलिटी को ये कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। तो वर्केबिलिटी को ये इफेक्ट करेगा, केमिकली रिएक्टिव फ्लूइड के साथ रिएक्ट करेगा, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, द ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी इज 10,000 हेक्टेयर एंड 80% ऑफ इट इज़ कल्चरेबल।
तो ग्रोस कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर है और 80% में ही उसके ऊपर खेती हो सकती है, फसल उगा सकते हैं हम। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन इज 50% फॉर वीट एंड 30% फॉर राइस। डिटरमाइन द टोटल एरिया कल्टिवेटेड बाय द वीट एंड राइस। तो दोस्तों ग्रोस कमांड एरिया है 10,000 हेक्टेयर, इसमें से 80% पे ही खेती हो सकती है, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 8,000 हेक्टेयर। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन कितनी है, आई 50%, किसके लिए, वीट के लिए, गेहूं के लिए, और 30% किसके लिए है, राइस के लिए। तो आपको पता है जो वीट होता है, गेहूं होता है, वो तो हम सर्दी में उगाएंगे, और राइस जो होता है उसको हम गर्मियों के अंदर उगाते हैं। तो यहाँ में कितनी फसल, जो एरिया होगा वो कितना होगा, अगर 50% इरीगेशन है तो 8,000 का 50% कितना हुआ, 4,000, और 8,000 का 30% कितना हुआ, 2,400। तो टोटल हम कितने एरिया के ऊपर हमें खेती करने लग रहे हैं, कितने एरिया के ऊपर हम फसल उगा रहे हैं, 6,400 हेक्टेयर। वही चीज़ हमें इसके अंदर बतानी थी। इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आप कैसे कर सकते थे, सबसे पहले तो आपने ये निकाला कि भाई 8,000 हेक्टेयर के अंदर खेती हो रही है और इंटेंसिटी कितनी है, 50 + 30 यानी कि 80% इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन है पूरे साल के दौरान। तो 80% ऑफ 8,000 6,400। आप इसको ऐसे भी कर सकते। तो ये वाला क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है और सारे ऑप्शन दूर दूर हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्पज सर्व बाय लिंटल। तो जो लिंटल बीम होती है वो उसका पर्पज क्या होता है। जैसे आपने घर के अंदर देखा होगा, ये आपका दरवाजा है, इस दरवाजे के ऊपर एक बीम डली हुई होती है, इस बीम को हम क्या बोलते हैं, लिंटल बीम बोलते हैं इसको। ये घर है, तो यहाँ पे कि जो बीम डली हुई है दरवाजे के ऊपर, ये क्या है, लिंटल। इस लिंटल का क्या काम होता है, जो ये ओपनिंग है, ओपनिंग यानी कि जो ये दरवाजा है, इस दरवाजे के ऊपर जो यहाँ पे ईंटें हैं या जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है ये। टू सपोर्ट द वॉल अबव द ओपनिंग। जो ओपनिंग है, ओपनिंग यानी कि जो ये दरवाजा है, इस दरवाजे के ऊपर जो वॉल है, जो ये दीवार है, इसको सपोर्ट कौन करेगी, ये लिंटल बीम सपोर्ट करेगी। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो लिंटल कैसी होती है। ये दरवाजे के यहाँ एक बीम जो जा रखी है, ये लिंटल बीम है। जैसे इसमें और क्लियर हो जाती है, ये हमारी दीवार है, यहाँ हमने दरवाजे के लिए जगह छोड़ी हुई है, और ये जो हमारी एक बीम है, ये इसका काम क्या है, जो ऊपर ये ईंटें हैं इस लिंटल बीम के ऊपर, उसके लोड को ये सपोर्ट कर रही है। आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। डायग्राम में देखेंगे तो ऐसी कुछ दिखेगी। 93 नंबर क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द स्लेंडरनेस रेशो ए स्टील कॉलम इज फाउंड टू बी इंटरमीडिएट कॉलम। तो स्लेंडरनेस रेशो के हिसाब से एक स्टील कॉलम है, उसको हमने इंटरमीडिएट कॉलम, हमें पता चल गया वो इंटरमीडिएट कॉलम है। द फेलियर ऑफ सच ए कॉलम इज विजिबल एज। तो वो कॉलम किस टाइप से फेल हो सकता है। जो दोस्तों स्लेंडरनेस रेशो होता है वो आप देख सकते हो, जो शॉर्ट कॉलम है 32 से अगर कम है तो शॉर्ट कॉलम, 32 से 120 मीडियम कॉलम, और 120 से ज़्यादा लॉन्ग कॉलम। ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो स्लेंडरनेस रेशो है 120 से ज़्यादा लॉन्ग और 32 से कम शॉर्ट। तो आपको पता है कॉलम बक्कल कर जाता है, एक बकलिंग फेलियर होता है। बकलिंग फेलियर यानी कि कोई कॉलम ऐसे है, आपने लोड लगाया तो ऐसे फेल हो जाएगा। तो ये किसके अंदर होता है, ये होता है आपके लॉन्ग कॉलम के अंदर। और एक होता है क्रश कर जाना, जैसे कोई छोटा कॉलम है, आपने उसके ऊपर लोड लगाया तो क्रश कर जाएगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ से क्रश हो गया, चूरा चूरा हो गया वो बिल्कुल। तो ये किसके अंदर होएगा, शॉर्ट कॉलम में। और जो इंटरमीडिएट है, जिसका सिलेंडरनेस रेशो 32 से 120 के बीच में होगा, वो क्या होगा, उसके अंदर बकलिंग भी हो सकती है और क्रश भी हो सकता हो। तो ए मिक्स मोड ऑफ बकलिंग एंड क्रशिंग, वो क्रशिंग और बकलिंग का एक मिक्स टाइप का वो फेल करेगा। ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे था ये। नाइन्टी 94 नंबर क्वेश्चन,
ए करंट मीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग दी, करंट मीटर से हम क्या बताते हैं, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। जैसे दोस्तों आप ये 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज। तो इसके अंदर करंट मीटर का मेंशन किया हुआ है, और जब आप इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, करंट मीटर इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम करंट। तो जो स्ट्रीम है यानी कि नदी वगैरह, उसमें वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम करंट मीटर को यूज करते हैं। और करंट मीटर इज डिज़ाइन सच दैट रोटेशनल स्पीड वेरी लीनियरली विद द स्ट्रीम वेलोसिटी एट द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो ये वाली लाइन है, सेकंड लाइन, इससे भी एक क्वेश्चन ये 2023 का पेपर है उसके अंदर आया हुआ था कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो नंबर ऑफ रोटेशन होते हैं उसके हिसाब से स्पीड को बताता है। तो इतनी सी लाइन से दो क्वेश्चन बन गए। v इज इक्वल टू ए एन प्लस बी, अगली बार हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे या मेंस के अंदर न्यूमेरिकल आ जाए। n की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे वेलोसिटी बतानी होगी। n क्या है, रेवोल्यूशन पर सेकंड ऑफ दी करंट मीटर। तो ये सब शो करने का आपको पर्पज बस यही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल रट लिया, समझ लिया और 5-5, 10-10 बार कर लिया सॉल्यूशन समेत, और आपको ऐसे पता है कि ये वाला क्वेश्चन इस पेज पे होगा या वहाँ पर होगा, और आप बुक को आपको तुरंत खोलते हैं, आपको पूरे बुक का स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान है, तो आप समझ जाइए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, फॉर कास्ट इन सिटू लाइनिंग आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। कास्ट इन सिटू लाइनिंग क्या होती है, जैसे ये आपका कोई कनाल है, तो आप इसकी जो लाइनिंग करेंगे सीमेंट कंक्रीट से, कास्ट इन सिटू यानी कि साइड के ऊपर ही आप इसकी लाइनिंग करेंगे, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फॉल्स यानी कि गलत स्टेटमेंट क्या होगी। पहले स्टेटमेंट पढ़िए, इट हैज़ ए लॉन्ग लाइफ देन अदर टाइप ऑफ यूज। आपने इसको सीमेंट कंक्रीट कर दिया और साइड के ऊपर ही करने लग रहे हैं, तो इसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, लाइफ क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी। इट हैज़ हाई इनिशियल कॉस्ट, बिल्कुल ठीक बात है, इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होगी, क्योंकि जो कनाल है, कोई नदी है, वो बहुत बड़ी और गहरी होती है, वहाँ पे आपको सीमेंट कंक्रीट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगेगी, एक्सकेवेटर लेके आने पड़ेंगे, मजदूरों को लाओ, और जो ये ट्रांजिट मिक्सर वगैरह, प्लांट वगैरह वहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो बहुत कॉस्ट आ जाएगी इसकी। मोर रेजिस्टेंस टू इरोजन, इरोजन क्या होता है, पानी जब बहुत स्पीड से आएगा, जो मिट्टी को अपने साथ उठा के ले जाता है, लेकिन हमने इसकी लाइनिंग कर दी तो मिट्टी को उठा के ले जा पाएगा, जी नहीं, वो मिट्टी को अपने साथ उठा के नहीं ले जा पाएगा, तो रेजिस्टेंस टू इरोजन। द रिकरिंग मेंटेनेंस चार्ज आर हाई, तो ये चीज़ गलत हो गई, मेंटेनेंस चार्ज इसके कम नहीं होते, वो मतलब ज़्यादा नहीं होते, मेंटेनेंस चार्ज इसके क्या होंगे, लो होंगे। लो इसके मेंटेनेंस चार्ज क्यों होंगे, क्योंकि हमने इसकी लाइनिंग कर दी। सपोज करो यहाँ पे लाइनिंग नहीं करी, यहाँ पे मिट्टी है, तो क्या होगा, मिट्टी होगी तो बहुत स्पीड से जब पानी आएगा, यहाँ से इसके जो किनारे हैं इनको तोड़ देगा, इस किनारे को तोड़ देगा, यहाँ पे या तो मिट्टी को यहाँ से उठा ले जाएगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी को उठा के रख देगा। पानी बहुत पावरफुल होता है ना, इसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ के रख देगा। मान लो इसका स्ट्रक्चर ऐसे था, तो इसका स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बना देगा, ऐसा कुछ बना देगा, तो इसकी हमें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने इसकी लाइनिंग कर दी, यानी कि सीमेंट कंक्रीट से इसको हमने मजबूत कर दिया, तो हमें बार बार इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, जी नहीं, हमें इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस चार्ज इसके कम होंगे, लेकिन जो बनाने के चार्ज हैं वो इसके ज़्यादा होंगे। तो हमसे गलत स्टेटमेंट पूछी थी, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, ये हाई की जगह यहाँ पे लो आना चाहिए था। 96 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल मस्ट लाई इन ए प्लेन पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। जो प्लेट लेवल होती है, प्लेट लेवल आपको पता है, यहाँ पे एक ये जो टिकिया सी रखी रहती है, ये इसका बबल है, और एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल क्या होगी, इस बबल के टेंजेंट, इस बबल के टेंजेंट ये वाली लाइन बन गई, यानी कि कुल मिला के ओरिजोनटल प्लेन में एक सर्कल सा है। एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको, ये सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। आप कैसे करोगे, आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक सर्कल है, टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये क्या है, एक लाइन है, कि एक लाइन है। अब एक ये देखिए, ये क्या है, ये स्फीयर है,
स्पेयर क्या होता है 3D के अंदर होता है। अब आपको इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ये भी इसके टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट होगी। आप समझने की कोशिश कर रहे होगे, ये भी टेंजेंट होगी, ये भी टेंजेंट होगी। यानी कि जो यहाँ पे के पॉइंट को टच करने वाली ये जितनी भी लाइनें हैं ये सभी इसकी टेंजेंट होंगी। तो स्पेयर के अंदर कितनी टेंजेंट हो सकती हैं किसी एक पॉइंट पे? इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती हैं। लेकिन सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट होगी? ओनली वन टेंजेंट। जो थियोडोलाइट वाले क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ती हैं, और ये चीज़ें आई ऑफिस वाले क्वेश्चन में आप इमेजिन कर पा रहे होगे। ये बबल है, बबल क्या होता है 3D के अंदर होता है, बबल यानी कि स्पेयर जैसा। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है ये हो गई। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस ये है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, और ये हमारी प्लेट लेवल की एक्सिस है। तो ये तो इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पैरेलल कह रहा है, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। ये क्या होती है? वर्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है। सेकंड स्टेटमेंट, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल एक्सिस। तो ये तो आपको पता ही है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी। थर्ड स्टेटमेंट, वर्टिकल सर्कुलर वर्नियर मस्ट रीड दी जीरो व्हेन द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल। जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट है, जो हम यहाँ आईपीस से हम देखते हैं लाइन ऑफ साइट, ये जब हॉरिजॉन्टल होगी तो वर्टिकल सर्कल के ऊपर हमें क्या दिखाई देगा? वर्टिकल सर्कल के ऊपर हमें जीरो दिखाई देगा। ये दोस्तों मैं आपको वर्टिकल सर्कल दिखा देता हूँ। ये वर्टिकल सर्कल जो हमारा टेलीस्कोप है, यानी कि यहाँ से आपने अपनी आँख को लगाई और यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को देखा, जब लाइन ऑफ साइट बिल्कुल सीधी होगी तो वर्टिकल सर्कल के ऊपर 0 डिग्री का एंगल बनता है। थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप है वो आप देख सकते हो। वर्टिकल सर्कल भी देखिए आप कहाँ पे होता है। जो ये साइड में दिख रहा है ये वर्टिकल सर्कल है। ऐसा कुछ होता है वर्टिकल सर्कल। और जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी तो 0 डिग्री का एंगल मेजर करके बताएगा आपको। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक्सिस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। आपको अच्छे से पता है जो अल्टीट्यूड बबल की एक्सिस होती है और लाइन ऑफ कोलिमेशन की जो एक्सिस होती है वो पैरेलल होती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर सकते थे। आपको थियोडोलाइट की जितनी भी एक्सिस हैं उन सभी एक्सिस की नॉलेज होनी चाहिए, और ये बिल्कुल आसान टॉपिक है। आप एक दो बार इसको समझने की विजुअलाइजेशन करना है आपको। अगर आपने एक बार विजुअलाइजेशन दिमाग में सारी लाइनों को मन में सोच लिया तो आप बिल्कुल ईजीली इसको कर पाओगे। जैसे कि आपको मैं एक बार लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपकी लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट को कह लो या लाइन ऑफ कोलिमेशन, इसके जस्ट साइड में होती है अल्टीट्यूड बबल की लाइन, और इन दोनों के जो परपेंडिकुलर होगी वो ही आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होगी। ये इसके परपेंडिकुलर भी है, और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर भी है, और सेम इसके परपेंडिकुलर जो इसकी वर्टिकल एक्सिस है। तो इसके अंदर 3-4 एक्सिस होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे एक वर्टिकल सर्कल होता है आपका, इसको 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल किसके साथ? ये वर्टिकल सर्कल के साथ। और जो ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल से 90 डिग्री का एंगल ये वर्टिकल एक्सिस बनाएगी। और जब लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, यानी लाइन ऑफ कोलिमेशन होगी, तो वर्टिकल सर्कल हमारा कितने डिग्री का एंगल मेजर करेगा? 0 डिग्री का एंगल मेजर करेगा। तो ये सारी लाइन आपको पता होनी चाहिए, इतनी मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इनको।
97 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वॉल दैट इज टेकन फर्स्ट इज ट्रीटेड एज द लेंथ थो द लेंथ में बी लेसर। तो दोस्तों जो लॉन्ग और शॉर्ट वॉल का मेथड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हम जिस भी वॉल को हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, मान लो इस वाली जो इसके अंदर आपको छोटे वाली दीवार है, इस वाली दीवार को हमने लॉन्ग वॉल कंसीडर कर लिया, लॉन्ग वॉल, तो जो ये दूसरे वाली बची इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, शॉर्ट वॉल कंसीडर करेंगे। भले ही जो हमने पहले करी है सेलेक्ट उसकी लेंथ कम है तो फिर भी हम उसको लॉन्ग वॉल ही मानेंगे, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द वॉल विद लॉन्गर लेंथ हैज़ टू बी टेकन एज लॉन्ग वॉल, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो लंबी दीवार है उसी को लॉन्ग वॉल लेंगे, वो वाली वॉल छोटी भी हो सकती है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू। ये वाला क्वेश्चन जो दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर की बुक में आपको दिखा रहा हूँ, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल का एक क्वेश्चन है, तो इसको आउट टू आउट इन टू इन मेथड भी कहते हैं, लेकिन आप ये पॉइंट पढ़िए, सेकंड नंबर पॉइंट, लॉन्ग वॉल इन द बिल्डिंग आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग वॉल, तो जो लंबी दीवारें हैं उनको लॉन्ग वॉल कंसिडर करेंगे और आउट टू आउट मेजर करेंगे, और जो छोटी दीवारें हैं उनको शॉर्ट वॉल कंसिडर करेंगे और इन टू इन मेजर करेंगे। और लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज फाउंड बाय एडिंग दी वन ब्रेथ ऑफ द फुटिंग एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग दी वन विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो लॉन्ग वॉल के अंदर तो हम क्या करते हैं, वन ब्रेथ ऑफ फुटिंग को ऐड कर देते हैं, शॉर्ट वॉल में वन विड्थ ऑफ फुटिंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए, लॉन्ग वॉल की लेंथ इसमें कितनी है 5 मीटर, शॉर्ट वॉल की कितनी है 3 मीटर, ये सेंटर टू सेंटर है, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 मीटर प्लस जो दीवार की विड्थ है 230 mm, 5 मीटर प्लस 0.23 कितनी हो गई 5.23, और शॉर्ट वॉल की कितनी हो जाएगी 3 मीटर में से आप कितना माइनस कर दोगे 230, 3 माइनस 0.23, तो वो आपकी शॉर्ट वॉल की आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मेंस के अंदर भी आपका आ सकता है कि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये बहुत बार पूछा हुआ है। आप समझ पाए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब था। लॉन्ग वॉल के अंदर क्या करेंगे, लंबी दीवार के अंदर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है प्लस दीवार की विड्थ ऐड कर देंगे, जैसे 5 प्लस 0.23, 5 प्लस 0.23, छोटी दीवार के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3 माइनस 0.23। जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल का एक और ये क्वेश्चन है, तो शॉर्ट वॉल की लेंथ किसके बराबर होगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ द वॉल, डी नंबर ऑप्शन, जो मैंने आपको वहाँ डायग्राम में समझाया था। और इसमें भी इसने सॉल्यूशन में यही लिखा हुआ है कि लॉन्गर वॉल आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग वॉल एंड मेजर्ड फ्रॉम आउट टू आउट, तो जो लंबी दीवार है उनको ही लॉन्ग लेंथ कंसिडर करते हैं। लेकिन दोस्तों जो एसएससी का सॉल्यूशन है वो भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिया है कि आपको अगर इन फ्यूचर आपको ये क्वेश्चन याद करना तो आप इसको क्या याद करोगे, आपको क्या याद करना है, द वॉल दैट इज टेकन फर्स्ट इज ट्रीटेड एज द लेंथ थो द लेंथ में बी लेसर, तो जो हम पहली दीवार को सेलेक्ट कर रहे हैं उसी को हम लंबी लॉन्ग वॉल कंसिडर करेंगे, भले ही वो छोटी दीवार क्यों ना हो। आपको याद क्या करना है, जो ये 97 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको अब दिखाने लग रहा हूँ, आपको ये वाली चीज़ याद करनी है बस। और लॉन्ग और शॉर्ट वॉल की लेंथ कैसे निकाल लेंगे, जो उस डायग्राम के अंदर 5 प्लस 0.23 वाला जो फॉर्मूला था, आपको वो वाला फॉर्मूला याद रखना है इसके अंदर। और ये वाली चीज़ याद करनी है कि जिस दीवार को पहले लिया केवल वही दीवार लॉन्ग वॉल होगी। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। 98 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज इनकरेक्ट, तो पीपीसी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द पीपीसी बियॉन्ड ए कपल ऑफ मंथ इज हायर देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इफ इनफ मॉइस्चर इज अवेलेबल फॉर कंटिन्यूड पोजोलोनिक एक्शन। तो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ होती है, यानी कि 3-4 महीने बाद जो स्ट्रेंथ है पीपीसी की, वो ओपीसी से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कंडीशन क्या है, सफिशेंट मॉइस्चर अवेलेबल होनी चाहिए पोजोलोनिक एक्शन के लिए। पोजोलाना क्या होता है, ये सिलिकेट बेस मटेरियल होते हैं, इनके खुद के तो कोई सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन
अगर हम इनको सीमेंट के अंदर सीमेंट के साथ मिक्स करके यूज करते हैं तो टाइम के साथ ये एक जेल बना लेते हैं। इस जेल को बोलते हैं CSH जेल, और इसकी सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी होती हैं। तो आप इसके डेफिनेशन देख सकते हो। दीज आर दी मटेरियल दैट कंटेन सिलिका एंड एल्यूमिना, दे हैव नो सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी ऑफ देयर, इनकी खुद की कोई सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जब इनको बिल्कुल बारीक पीस के पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं और एक जेल बनाते हैं। उस जेल को क्या बोलते हैं? CSH जेल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं? फ्लाई ऐश हो गया, मेटाकाओलिन, बगेसियस, राइस हस्क, सिलिका फ्यूम्स, वोल्केनिक ऐश, कैल्सिनेटेड क्ले, ये तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं सिलिक पोजोलैनिक मटेरियल के। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, फ्लाई ऐश इज ए पोजोलैनिक मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PPC, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने पढ़ाई कि फ्लाई ऐश पोजोलैनिक मटेरियल है। PPC इज यूज इन मरीन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, तो जो PPC होती है उसको मरीन और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फोर्थ स्टेटमेंट है, PPC प्रोड्यूस द मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई। जो PPC की हीट होती है, यही तो इसका फ़ायदा है, जो PPC की हीट होती है वो OPC की हीट से कम होती है। तो इसी वजह से हम इसको डैम वगैरह में या फिर जहाँ बहुत हैवी स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, अगर हम OPC को यूज करें तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज कर लेते हैं, PPC को या फिर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को। तो फोर्थ स्टेटमेंट में इसने गलत लिखा हुआ और वही चीज़ अब से इसने बूझी थी कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पेपर में आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये देखना कि किस क्वेश्चन में ये क्या चीज़ आपसे बूझी हुई है। 99 नंबर क्वेश्चन, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड वट शुड बी द मिनिमम करियर कवर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक ड्यूरिंग द मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। तो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशंस के लिए मिनिमम जो कवर होता है वो कितना होता है? वो 30 mm का हम प्रोवाइड करेंगे। इसको हम याद भी करते हैं, इसको कैसे याद करते हो आप? 20, 30, 45, 50, 75, इन पाँचों को आपको एक साथ 3-4 बार बोलना है, तो पोएम टाइप से लगेगा आपको। 20, 30, 45, 50, 75, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो मॉडरेट के लिए पूछ जाता तो मॉडरेट के लिए 30। जो ये पूरी की पूरी टेबल है ना इस टाइप की, तो ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। जैसे RCC के अंदर वाटर कंटेंट कितना होता है वो हम कैसे याद करते हैं? 300, 300, 320, 340 और 360। ये वाली टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया हुआ था, पोएम टाइप से हो जाएगा। 4-5 बार आपको पढ़ोगे तो बिल्कुल टिप्स भी हो जाता है। 300, 300, 320, 340, 360, और ये वाटर सीमेंट रेशो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और वैसे ही PCC के लिए 220, 240, 250, 260, 280, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ये चीज़ आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए बिल्कुल। तो 30 mm। 100 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्बन फुटप्रिंट इज इनकरेक्ट। तो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कार्बन फुटप्रिंट इज ऑफ द 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। तो दोस्तों ये केवल 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्सरी जैसा कुछ नहीं होता। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंज्यूमर गुड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ दिस सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट। तो जो सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट होता है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंज्यूमर गुड ये दोनों आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप पैदल चलते हुए साइकिल चलाते हो तो कार्बन फुटप्रिंट आप कम छोड़ोगे, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इफ़ यू प्रेफर टू ड्राइव ऑल द टाइम द कार्बन फुटप्रिंट विल बी हायर। अगर आप हर टाइम आप गाड़ी से जाना प्रेफर करोगे तो आपका कार्बन फुटप्रिंट हाई रहेगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। कार्बन फुटप्रिंट यानी कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड या पोल्यूशन आप छोड़ने लग रहे हो, उसको आप कार्बन फुटप्रिंट कहते हो। तो ये नया क्वेश्चन था।
तो दोस्तों जो प्राइमरी और सेकेंडरी का डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए, अगली बार आपके पेपर में ये 2024 में ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? इट इज़ द पोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट दैट दे हैव डायरेक्टली कंट्रोल ओवर। तो जो डायरेक्टली आपने कार्बन फुटप्रिंट छोड़ा है ना, तो वो होता है प्राइमरी। जैसे कि लकड़ियाँ जलाई आपने, तो वो तो आपके हाथ में है ना लकड़ियाँ जलाना। आपने कोयला जलाया या आपने गाड़ी ड्राइव करी, तो आपने कार्बन को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ा, आपने पोल्यूशन करा, तो वो हो गया प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या होता है? आपने कोई चीज़ यूज करी, मान लो आपने चावल को यूज किया, तो उस चावल को प्रोड्यूस करने के लिए मान लो 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ है, तो डायरेक्टली तो आपने उस चीज़ को यूज नहीं किया ना, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ है, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी। द सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट इज एसोसिएट विद द कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। आप कोई सामान या फिर कोई सर्विस वगैरह आप यूज कर रहे हो, उस सर्विस के अंदर और उस सामान के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। प्राइमरी यानी आपने खुद ने छोड़ी, सेकेंडरी आपने कोई सामान यूज किया और उस सामान को बढ़ाने के लिए कार्बन का यूज हुआ है, तो वो हो गया सेकेंडरी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने कार ड्राइव करी तो ग्रीन हाउस गैस आपने छोड़ी, तो वे क्या हो गई? प्राइमरी। और सेकेंडरी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो आपने कोई कार खरीदी, तो उस कार को बनाने के लिए जो कार बनाने वाली कंपनी है उसने पोल्यूशन वगैरह करा होगा, अपनी फैक्ट्री वगैरह सेटअप करी होगी, पेड़ पौधों को काटा होगा, तो वो हो गया सेकेंडरी टाइप का। तो इसके दो ही टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। और आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। हमने कितने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में शायद 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप ना कर पाओ, 3 या 4 क्वेश्चन, तो आपका स्कोर 16 से 17 मार्क्स इन 20 में से आपका स्कोर होना चाहिए था, तो वो आपका अच्छा स्कोर होता। अगर इससे कम स्कोर है तो थोड़े आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आपका फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होना चाहिए। और इस वाले सेट को कंप्लीट होने के बाद हमारे प्रीवियस ईयर के जितने ये 4 शिफ्ट में प्रीवियस ईयर थे में प्री के, तो हमने प्री का भी पूरा कंप्लीट कर लिया है और मेंस का भी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने अपने पेपर के सॉल्यूशन के थ्रू आपको करवा दिया था, वो भी आपको वीडियो ज़रूर देख के जानी है। प्लेलिस्ट के अंदर आप सर्च कर लोगे, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी जो मेंस का सॉल्यूशन है। उसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद अब हम जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे, और सभी सब्जेक्ट को अब हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सब्जेक्ट वाइज करके हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन आपके उसमें कवर हो जाएंगे, और उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे उनको कैसे उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कुछ भी आपका मन करे आप वो कमेंट करके जा सकते हैं। मान लो आप हार्ट वगैरह दे दो या केवल डॉट वगैरह बना के चला जाना, तो उससे चैनल की रीच इंक्रीज होती है। और शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू एंड बाय।